हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और आपने आर्य सफलता सीरीज 2023 में एनरोलमेंट कर लिया है। अगर अभी तक एनरोलमेंट नहीं किया है तो अभी प्ले स्टोर पे जाएं, सबसे पहले मुलान एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। उसके बाद में मुलान एकेडमी एप्लीकेशन पे आपको आर्य सफलता सीरीज का कोर्स मिल जाएगा। उसमें एनरोल करें। बहुत ही नॉमिनल सी फीस रखी गई है और प्रश्न की क्वालिटी कैसी है ये हमारे वीडियोज, क्योंकि वो टेस्ट में वही प्रश्न दे रखे हैं जो हम इन वीडियो में लेके आ रहे हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये आपके आरएस प्री एग्जाम को क्वालिफाई करने में हेल्पफुल हो सकते हैं तो फिर देर नहीं करनी है, अन्यथा एनरोलमेंट नहीं करना है। पहला प्रश्न, गोत्र शब्द का उल्लेख सबसे पहले कौन से वेद में हुआ? किस शब्द का उल्लेख? गोत्र का। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। तो इसका उत्तर है ऋग्वेद। यानी सबसे पहले गोत्र का उल्लेख कहाँ किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि हमारे 4 वेद है। कौन कौन से? एक हो गया ऋग्वेद, एक सामवेद, एक यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब प्रश्न ये बनता है कि सबसे पुराना कौन सा है? तो उत्तर होगा ऋग्वेद। आप कहोगे कि आरएस की एग्जाम और ऐसे छोटी छोटी बातें बता रहे हो, लेकिन हमें एक चेन क्रिएट करनी है, तो अगर हमें टॉप पे जाना है तो पहली सीढ़ी पे भी पैर रखना ही पड़ेगा। ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10। अब इन 10 मंडलों को 1000 सूक्त में बांटा गया है, यानी 1028 सूक्त है। अब इन 10 मंडलों में जो 9वां मंडल है, जो 9th नंबर का मंडल है, वो किसको समर्पित है? एग्जाम में प्रश्न बनता है कई बार कि 9वां मंडल किसको समर्पित है, तो हमारा उत्तर होगा सोम को। ऋग्वेद का जो 9th नंबर का मंडल है वो किसे समर्पित है? सोम को। अब ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें एक सूक्त है, उसका नाम है पुरुष सूक्त, और उसमें चतुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है, यानी वर्ण व्यवस्था का उल्लेख वहां मिलता है। ठीक है, तो कहां मिल गया? गोत्र वर्ण ऋग्वेद में। अब जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है, इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं? वेद त्रयी। यानी वेद त्रयी यानी 3 वेद होंगे। तो कौन सा वेद इसमें शामिल नहीं है? वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? अथर्ववेद। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को सम्मिलित रूप से प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान त्रयी किसे कहते हैं? प्रस्थान त्रयी, ये प्रश्न आया हुआ है, इस बार रीट में आया था। ठीक है, प्रस्थान त्रयी में क्या क्या समाहित है? उपनिषद समाहित है, ब्रह्मसूत्र और गीता। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, ये प्रस्थान त्रयी में शामिल है। उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है और गीता, ये तीनों मिलके क्या बना? क्रिएट करेंगे प्रस्थान त्रयी। वेद त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, है ना। और रीट में आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जिनका प्रश्न ये गलत हुआ है, बहुत ही आसान प्रश्न है, क्योंकि उस समय हमने इतने ध्यान से नहीं देखा जितने ध्यान से अब देख रहे हैं। अब गलती हो गई, अब दोबारा गलती आप वैसे भी नहीं करने वाले हो कि ये भारी गलती हो गई। अब देखो, प्राचीन काल में क्या करते थे ऋषि मुनि? ये वेदों को उठाते थे, उनको डीप अध्ययन करते थे, फिर उसकी अपनी समझ विकसित करके उस संदर्भ में और पुस्तक लिखते थे। उसे हम क्या कहते थे? उसे हम भाष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इस प्रकार वेदों का अध्ययन करके, पुराणों का अध्ययन करके, उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र, गीता का अध्ययन करके जो टीकाएं लिखी जाती उन्हें हम भाष्य कहते हैं। ठीक है, तो गोत्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में, प्रस्थान त्रयी में ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता, और वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। 9वां मंडल किसे समर्पित है? सोम को। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। टोटल वेद 4। ठीक है, ऋग्वेद का 10वें मंडल में सूक्त कितने हैं? नहीं, टोटल सूक्त कितने ऋग्वेद में? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का पोस्टमार्टम हमने कर लिया है और इसकी एक एक बारीकी को हमने समझने का प्रयास किया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। जैन धर्म में श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित कौन सी बात नहीं है? तो ये श्वेतांबर संप्रदाय के लोग कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना जरूरी नहीं।
वो कहते हैं कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको अपने वस्त्रों को त्यागने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात सही है? सही है, बिल्कुल सही बात है। ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर क्या करते हैं, वो दिशाओं को ही अपना अंबर यानी वस्त्र मानते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय में स्त्रियां निर्वाण की अधिकारी होती है, तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। श्वेतांबर संप्रदाय में स्त्रियां भी निर्वाण की अधिकारी होती है। इस संप्रदाय के अनुयायी उदार वृत्ति वाले होते हैं और धार्मिक नियमों में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन के पक्षधर होते हैं। यानी ये रिजिड नहीं होते, कठोर नहीं होते, ये परिस्थिति के अनुसार अपने धार्मिक रीति रिवाज में परिवर्तन कर लेते हैं। तो ये कौन है? ये श्वेतांबर संप्रदाय के। और केवल्य प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता नहीं, बाद लोगों को भोजन की आवश्यकता नहीं। ये कहते हैं कि जब आप किसी को केवल्य की प्राप्ति हो गई, इसके बाद में उस व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग कहते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर केवल्य की प्राप्ति हो गई ना, उसके बाद भी वो भोजन ग्रहण कर सकता है ना। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा था कि कौन सा कथन है जो जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित नहीं है, और हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जैन धर्म के सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के गृहस्थ जीवन में बताए गए नियमों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यानी आपको सांसारिक बंधनों से तो छुटकारा पाना है, लेकिन इस जन्म में आप गृहस्थ जीवन का यापन कर सकते हो, तो इसके लिए कुछ नियम बताए गए हैं। तो कौन से नियम है वो? पंच महाव्रत, पंच अणुव्रत, सप्तभंगी व्रत या त्रिरत्न। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी पंच अणुव्रत है, अणुव्रत बताए गए हैं जिसमें आप गृहस्थ जीवन का या जीवन को फॉलो कर सकते हैं और सांसारिक बंधनों से मुक्त भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको पंच अणुव्रत को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। इनका इज्जिष्ट इसमें बताया गया है। अब क्या पंच महाव्रत का पालन का विधान है? तो एक तो अहिंसा, यानी हिंसा नहीं करनी है, इन से नो टू हिंसा, ठीक है। झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है, ठीक है। अस्तेय, चोरी नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है। अपरिग्रह, आपको बेफालतू की संपत्ति का अर्जन नहीं करना है। अगर आपने संपत्ति का अर्जन किया है तो उसका उपयोग आपको समाज कल्याण में करना है। और ब्रह्मचर्य, अपने इंद्रियों को वश में रखना है, यानी ऐसा नहीं करना है कि इंद्रियों के जाल में फंस के आप वो कार्य करें जो अनैतिक है, जो समाज की व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। तो इनका ध्यान रखना है। तो इससे क्या कर सकते हो आप? गृहस्थ जीवन से छुटकारा पा सकते हो। इसके बाद भी अगर आपने गृहस्थ जीवन को अपनाया है इस जन्म में तो, लेकिन आगे आप सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं तो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गांधार महाजनपद से संबंधित कथनों के बारे में कथन दे रखे, इनको हमें ध्यान से पढ़ना है और सत्य कथनों को आइडेंटिफाई करना है, पहचान करनी है। पहला कथन है, तक्षशिला प्राचीन काल में विद्या और व्यापार का प्रमुख केंद्र था। दूसरा कथन है, रामायण से पता चलता है कि तक्षशिला नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। तो देखो, पहला कथन भी सत्य है, दूसरा कथन भी सत्य है। और तीसरा कथन है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में यहाँ का शासक पुष्कर सारिन था। 6ठी शताब्दी गांधार जो एरिया है उसमें 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, यानी आज से लगभग 2800 साल पहले गांधार का शासक कौन था? पुष्कर सारिन था। और गांधार और मगध के बीच मैत्री संबंध नहीं थे। ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि गांधार के मध्य और मगध के मध्य इनके बीच में मैत्री संबंध थे। तो इस प्रकार चौथा कथन गलत हो जाता है। तो सत्य कथन कौन से? पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 3। एक बार फिर से देखते हैं।
जो सत्य कथन है उनको देखते हैं। तक्षशिला प्राचीन काल में विद्या और व्यापार का केंद्र था, क्योंकि चाणक्य है वो तक्षशिला के ही अध्यापक थे। रामायण से पता चलता है कि तक्षशिला नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। जो तक्षशिला नगर है उसकी स्थापना किसने करी थी? तक्ष ने। और तक्ष कौन थे? ये भरत के पुत्र थे, ठीक है। और 6ठी शताब्दी में यहाँ का राजा पुष्कर सारिन था। और वर्तमान तक्षशिला है कहाँ पे? तो जो रावलपिंडी है उसके आसपास, यानी जो अपना शोएब अख्तर है ना, अख्तर, इसका जो मूल स्थान है वो रावलपिंडी है। और वो वाला एरिया प्राचीन काल में तक्षशिला के नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न में चलते हैं। सिकंदर को भारत विजय अभियान में किस राजा के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था? तो सिकंदर जब भारत आया था तो उसने परुष्णी रावी नदी के किनारे जो उनका युद्ध हुआ था, राजा पोरस के साथ युद्ध हुआ था, और इतना गजब का उसने युद्ध किया था। झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ, जिसे वितस्ता है झेलम नदी का युद्ध कहते हैं, इसमें पोरस की पराजय हुई। ये जो देखो, इसमें 2 थ्योरी है। सिकंदर के भारत विजय के बारे में कौन लिखते हैं? तो जो सेल्यूकस, अन्य सिक्रेटर, ये जो पश्चिमी लेखक है वो इसके बारे में लिखते हैं। और वो लिखते हैं कि पोरस और सिकंदर के बीच में बड़ा भयानक युद्ध हुआ और पोरस इस युद्ध में हार गया। अब कौन लिख रहे हैं? ये विदेशी। और बाद में कहते हैं कि उसने हारा हुआ क्षेत्र वापस पोरस को दे दिया। अब इससे युद्ध किया और इसे पोरस को ही दे दिया। ऐसा क्यों किया उसने? तो उनके अनुसार तो पोरस की पराजय हुई, लेकिन अगर इसे हम तार्किक दृष्टि से देखें तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि पोरस यहां से सिकंदर वापस चला गया। इस युद्ध के बाद सिकंदर आगे की तरफ नहीं गया, वापस वहां अपने जो राज्य है उधर लौट गया था। तो इसका कारण क्या है? पोरस ने उसको हराया था और इस कारण उसको लौटना पड़ा था, पीछे कदम धकेलने पड़े थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है? यानी कौन सा अभिलेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेखित किया गया? बाबरू, 13वां, रुमनदेही का स्तंभ लेख या मास्की का लघु शिलालेख? तो अशोक नाम का उल्लेख है ना, अशोक शब्द का उल्लेख वो मास्की का लघु शिलालेख में किया गया है। मास्की कहाँ पड़ता है? तो मास्की कर्नाटक का जो रायचूर जिला है, ये अपना प्यारा भारत, ये कर्नाटक वाला पोर्शन, यहाँ पे एक रायचूर जिला है, वहां पे मास्की नदी बहती है। उसी नदी के किनारे एक नगर है, उसका नाम है मास्की नगर, और उसमें ही लघु शिलालेख प्राप्त हुआ सम्राट अशोक का, जिसे हम मास्की का लघु शिलालेख कहते हैं। इस शिलालेख की खोज कब हुई? 1915 में, 1915 में खोज हुई। किसने करी? सी बिडोन नाम का व्यक्ति था जिसने मास्की नदी के किनारे अशोक का शिलालेख खोजा है, जिसे हम मास्की का लघु शिलालेख कहते हैं। ये कर्नाटक राज्य में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सिमुक ने किस वंश की स्थापना की थी? सिमुक है, उसने कौन से वंश की स्थापना की? आंध्र सातवाहन, सिमुक, कण्व या सातकर्णी? तो सिमुक ने आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की थी। देखो, आंध्र सातवाहन है ना, यह भी एक ब्राह्मण वंश था, ठीक है। तो वसुदेव शासक ब्राह्मण वंश का था। वसुदेव वंश को हरा के बाद में इसने, सिमुक ने आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। और बाद में पहले शुंगों ने, ब्राह्मण शुंग हो गए, कण्व हो गए, सारे ब्राह्मण गंधर्व, मतलब भागवत को फॉलो करते थे, हिंदू धर्म को फॉलो करते थे। और अगर इसकी आंध्र सातवाहन वंश की बात करें तो इसके 4 महत्वपूर्ण शासक वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुवर्मन थे। और सबसे अंतिम शासक इसमें सुवर्मन, पहला सिमुक, ठीक है। सिमुक ने हाँ। अब कर्णवंश का शासक, कर्णवंश के शासक थे वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुवर्मन। और अंतिम शासक सुवर्मन की हत्या सिमुक ने कर दी और आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो एक बार इसको जीस्ट निकालते हैं। तो देखो, सुंग के बाद में कण्व है, कण्व के बाद में कौन हो गए? ये आंध्र सातवाहन, ठीक है। सुंग, कण्व, आंध्र सातवाहन, इस प्रकार ये सीरीज है जिसे आपको ध्यान रखना है। चोल राजवंश की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू। अगर प्राचीन राजवंशों की बात करें
और मेरा व्यक्तिगत रूप से फेवरेट कोई राजवंश है तो वो है चोल राजवंश। और इसमें जो फेवरेट जो राजा है, एक तो राजा चोल, एक राजेंद्र चोल। तो ये चोल राजवंश बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश था। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पहलू है, उनके कथन है, उनके बारे में विचार करना है और देखना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सत्य नहीं है। तो पहला कथन है कि चोल राजवंश है, तो इसमें चारों ही कथन सत्य है। पहले तो ये देख लेते हैं। तो चोल राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमि कर था, यानी वो लैंड टैक्स लगाते थे, भूमि कर लगाते थे। ठीक है। राजस्व विभाग का जो प्रमुख था उसे कहते थे वरित्योतरक, वरित्योतराक कहते थे उसे। तो वरित्योतराक कौन था? राजस्व डिपार्टमेंट का जो हेड होता था उसे वरित्योतराक कहा जाता था। ठीक है। अब मतलब एक तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर हो गया वरित्योतराक। तालाबों की मरम्मत के लिए एरियारम नामक टैक्स लिया जाता था। तो प्रश्न इस प्रकार बनेगा कि एरियारम नामक टैक्स किससे संबंधित था? तो आपका उत्तर होगा तालाबों की मरम्मत से संबंधित। ठीक है। तालाबों की मरम्मत से संबंधित था कौन सा टैक्स? एरियारम टैक्स। और तात्कालिक स्वर्ण सिक्कों को कलंजू या कासु कहा जाता था। और तो प्रश्न इस प्रकार बनेगा, कलंजू या कासु किसे कहा जाता था? तो चोल काल में जो स्वर्ण के सिक्के चलते थे उन्हें हम कलंजू या कासु कहते थे। ठीक है। इस प्रकार हमारा कथन ऑप्शन सी राइट हो गया। और चोल वंश की स्थापना किसने करी? तो विजयालय चोल ने करी। कब करी? 850 ईस्वी में करी। और अर्थव्यवस्था के प्रमुख पहलू वरित्योतराक जो इसका फाइनेंस मिनिस्टर होता था, राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। कौन कौन से कर थे? तो सीमा शुल्क, साहदरी, नमक कर, उद्योग कर, काफी कर। क्योंकि देखो चोल राजवंश है ना, उन्होंने भारत के बड़े हिस्से पे तो शासन किया ही किया, उन्होंने विदेश में भी आक्रमण किया और वहां पे शासन स्थापित किया। तो इनके लिए फंड की आवश्यकता होती थी, तो फंड तो टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। तो तालाबों की मरम्मत के लिए उसने एरियारम टैक्स लगाया, कलंजू कासु ये हमने पढ़ ही लिया। और अगर कोई व्यक्ति टैक्स नहीं देता था तो उसे कैसी सजा देते थे? तो ज़्यादा रिजिड सजा नहीं थी, उसे धूप में खड़ा कर देते, उसे ठंडे पानी में खड़ा कर देते। इस प्रकार के वो जो सजा दी जाती थी। और लेकिन बाद में जो राजा तृतीय और कुलोत्तुंग प्रथम, ये क्या है, बहुत ज़्यादा निर्मम हो गए, बाद में बहुत ज़्यादा टैक्स लेने लग गए, तो जनता ने इसका विद्रोह करना शुरू कर दिया। क्योंकि देखो टैक्स एक लिमिट तक लगाए जाते हैं, अगर उसके बाद आप टैक्स लगाओगे तो आप कोई भी हो, आपका विरोध होना निश्चित है, स्वाभाविक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था? बक्सर के युद्ध की बात कर रहे हैं तो बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेनापति था वो था हेक्टर मुंडो। बक्सर का युद्ध हुआ कब? तो ये 1764 में हुआ था। प्लासी का 1757 में, बक्सर का 1764 में। ये दो निर्णायक युद्ध है जिन्होंने भारत के अगले 250 सालों का जो भविष्य है वो निर्धारित किया था। कैप्टन मुंडो अंग्रेजों का लीडर, और सामने कौन थे? मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम। मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, इनकी संयुक्त सेना थी जिसको हेक्टर मुंडो ने हराया था। और कब हुआ बक्सर का युद्ध? तो ये डेट याद रखनी, 1764। प्लासी का 1757। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 1727 ईस्वी एक कमेटी बनी, कमेटी का नाम है बटलर कमेटी। इसका उद्देश्य क्या था? तो बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार और देशी राज्यों के बीच में जो संबंध थे उनको सुधारना। क्या उद्देश्य था? भारत सरकार के बीच में और जो विदेशी देशी रियासतें थी उनके मध्य जो संबंध है उनको सुधारना बटलर कमेटी का उद्देश्य था। अब प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि बटलर कमेटी बनी कब? तो आपका उत्तर होगा 1927। ठीक है। बटलर कमेटी 1927 और उद्देश्य भारत सरकार और देशी रियासतों के मध्य के संबंध में सुधारना। और अपनी रिपोर्ट किस कब दी इसने? 1727 में तो कमेटी बनी थी, तो 1700 का नाम आ रहा है बार बार। 1927 में, 1929 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और ये कमेटी चूंकि ये भारतीय राज्यों के बीच संबंध सुधारने के पर्पज से बनाई गई थी, तो इसको ऐसे कहना लग गए कि ये भारतीय राज्यों की कमेटी है। नाम बटलर कमेटी था लेकिन भारतीय राज्यों कमेटी के नाम से इसे जाना जाने लगा, क्योंकि भारतीय राज्यों की समिति के रूप में भी इसे जाना जाने लगा, क्योंकि इसका मेन पर्पस क्या था? देशी राज्यों और भारत सरकार के मध्य, जो उस समय अंग्रेज सरकार थी, उसके मध्य संबंधों को बेहतर बनाना। मरुस्थल के संबंध में कोई एक कथन है जो असत्य है, वो बताना है इनमें से।
मरुस्थल स्थलखंड के शुष्क और अर्धशुष्क भाग होते हैं, बिल्कुल सही बात है, जहां पे वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है मरुस्थल में प्रतिचक्रवातीय दशाएं और तापीय प्रतिलोपन की स्थिति बनती है, दिन में अधिक गर्म, रात को अधिक ठंडा, है ना, और प्रतिचक्रवातीय दशाएं बनती है, कथन भी सत्य है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा वाष्पीकरण की दर से ज्यादा होती है। अरे भाई, वर्षा तो होती है कम और वाष्पीकरण होता है ज्यादा, ठीक है। तो इस प्रकार की स्थिति होती है, जबकि इसमें कथन में दे रखा है कि वर्षा तो ज्यादा, वाष्पीकरण कम। तो इस प्रकार हमारा कथन सी गलत हो जाएगा और हमें गलत ही आइडेंटिफाई करना था, तो ये उत्तर हो जाएगा। और उष्ण मरुस्थल के निर्माण में हवाओं का अवरोहण होना, ठंडी जलधाराओं का प्रभाव पड़ना है। यानी उष्ण मरुस्थल कैसे बनते हैं? हवाओं का अवरोहण होता है ना, तब बनते हैं, और ठंडी जलधाराओं का इफेक्ट इस पे पड़ता है। ठीक है, ये सारी बातें हमने देख ली है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्योंकि बोल बच्चा नहीं था, इसमें ज्यादा कुछ फैक्ट वाली बात थी नहीं। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो प्रश्न का उत्तर आसानी से आइडेंटिफाई कर ही लोगे। ब्लॉक पर्वत, इनमें से कौन से है जो ब्लॉक पर्वत है ओनली? तो हिमालय तो ब्लॉक पर्वत नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सतपुड़ा, साल्ट रेंज और सियरा नेवेदा। सियरा नेवेदा। तो देखो ब्लॉक पर्वत क्या होता है। सबसे पहले तो ये देखो, अब जैसे मान लो ये जमीन है, अब इस जमीन का कुछ हिस्सा ऐसे नीचे चला गया, है ना। अब इस साइड में यहां तो ये नीचे चला ही गया, अब थोड़ी सी थोड़ा दूर जाके एक हिस्सा और नीचे चला गया जमीन में, अब बीच में ये उभार उपस्थित हो गया। तो इस प्रकार के माउंटेन होते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। दो भ्रंश घाटियों के मध्य, क्योंकि ये तो भ्रंश घाटी बन गई ना, ये भी भ्रंश घाटी बन गई, और ये बीच में जो पर्वत बन गया इसे कहेंगे ब्लॉक माउंटेन। तो इस प्रकार का ब्लॉक माउंटेन कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में जो सतपुड़ा है वो एक साल्ट रेंज है पाकिस्तान में, वो एक सियरा नेवादा जो यूएसए के अंदर है, कैलिफोर्निया यूएसए में, ये ब्लॉक पर्वत के माउंटेन है। कैलिफोर्निया का जो सियरा नेवादा है सबसे ज्यादा बड़ा यानी विस्तृत रूप से फैला हुआ ब्लॉक माउंटेन है। बाकी साल्ट रेंज पाकिस्तान में पड़ती है, आपको विदित होना चाहिए कि साल्ट रेंज कहाँ है। साल्ट रेंज है वो पाकिस्तान में। आरानिको, अमेजन और प्लाटा नदियों द्वारा दक्षिण अमेरिका का निर्मित मैदान। तो सबसे पहले आरानिको, अमेजन और प्लाटा नदियां कहाँ बहती है? तो ओरेनिको, अमेजन और प्लाटा ये नदियां दक्षिण अमेरिका में बहती है, और ये एक मैदान का निर्माण करती है जिसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मध्यवर्ती मैदान। क्या कहते हैं? मध्यवर्ती मैदान। तो कौन सा एरिया है दक्षिण अमेरिका का जो ये मध्यवर्ती मैदान का निर्माण करता है? तो ये आपके सामने जो वेनेजुएला दिख रहा है, ठीक है, इसमें जो ये नदी तंत्र दिख रहा है ना, ये नदी तंत्र है अमेजन का। किसका? अमेजन का। और प्लाटा और ओरेनिको इसी की सहायक नदी हैं। तो ये जो मैदान का निर्माण करेंगे, ये जो मैदान बनेगा ये वाला कोलंबिया, गुआना, वेनेजुएला और इधर कौन सा हो गया? ब्राजील। इसका जो एरिया ये बनेगा ये मध्यवर्ती मैदान के नाम से जाना गया है। कौन से महाद्वीप से संबंधित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है। और ये नदी तंत्र बनता है तीनों नदियों के सम्मेलन से, ओरेनिको, अमेजन और प्लाटा। पराना, पराग्वे, उरुग्वे और इसकी सहायक नदियां इसमें शामिल हो जाती है, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी नदियां हैं। पराना, पराग्वे थोड़ी छोटी नदियां, तो वो इसमें शामिल हो जाएगी। और इस मैदान से प्रभावित होने वाली सभी नदियों में अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगर आयतन की दृष्टि से देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन है। लेकिन अगर लंबाई के तौर पर देखें तो जो नील नदी है वो सबसे लंबी नदी है। और अभी एक चर्चा में जो आ रहा है, आजकल सुर्खी में आ रहा है, उसको आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ध्यान नहीं रखना, क्योंकि अभी वेरीफाई नहीं हुआ, लेकिन करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से प्रश्न बनता है। तो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी अब अमेजन ही मानी जाने लगी है, क्योंकि इसका बहाव क्षेत्र बढ़ गया है, ऐसा माना जा रहा है, निश्चित नहीं है। तो अगर करंट अफेयर के हिसाब से पूछे एग्जाम में प्रश्न, इस प्रकार पूछे हाल ही सुर्खियों में रहा कौन सी नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी बन गई, तो आपका उत्तर होगा अमेजन। लेकिन अगर पूछे दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो आपका उत्तर होगा नील नदी। ठीक है, और ये क्षेत्र काफी उपजाऊ भी है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव क्रियाकलापों के कारण हाल में बहुत अधिक संकुचित हो गया है? यानी मानव के क्रियाकलाप के कारण कौन सा सागर है जो संकुचित हो गया, छोटा हो गया? काला सागर, अरल सागर, बैकाल सागर। तो जो अरल सागर है ना वो हो गया संकुचित। तो कहाँ पड़ता है अरल सागर? तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा के मध्य पड़ता है कौन सा? अरल सागर, उज्गज के मध्य। तो ये देखो यहाँ पे ये अरल सागर है, तो ये आपको देश दिख रहा है, ये कौन सा? उज्बेकिस्तान। और एक देश कौन सा? कजाकिस्तान। काफी बड़ा देश है कजाकिस्तान। और इसके मध्य जो सागर है ये अरल सागर है। समुद्र से लगता है क्या? नहीं।
ठीक है, तो लगातार अरल सागर का पानी है वो सूख रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब ये ज़्यादा लवणीय भी हो रहा है, क्योंकि जल की मात्रा तो कम हो जाएगी तो नीचे लवण रह जाएगा ना, तो लवण की मात्रा बढ़ रही है, तो इससे इसकी पारिस्थितिकी पे, यहाँ की जो पारिस्थितिकी है अरल सागर की, उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि देखो, एक क्षेत्र विशेष में एक बायोम विकसित होता है, पारिस्थितिकी डेवलप होती है, तो उसमें चीज़ें उन वहाँ के रहने वाले जो पेड़ पौधे जीव जंतु है उनके अनुकूल होती है। अब अगर उस परिस्थिति में, पर्यावरण में, एनवायरनमेंट में परिवर्तन होता है तो वो जीव वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उस परिस्थिति के अनुकूल नहीं थे, नहीं बने हैं, जो परिवर्तित हो रही है वो पुराने वाली जो परिस्थिति है उसके अनुसार वो रह पाएंगे। तो अब अरल सागर लगातार सूख रहा है, तो ये एक वैश्विक चिंता का विषय है, जिसपे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो पर्यावरण के बारे में ध्यान रखते हैं इसके बारे में लगातार ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये लगातार सूखता जा रहा है, संकुचित होता जा रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। एक प्रश्न जो सीधा सीधा बन सकता है आरएस प्री एग्जाम में कि अरल सागर कौन से दो देशों के मध्य अवस्थित है, तो आपका उत्तर होगा उजकज, यानी उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के मध्य ये अवस्थित है। निम्नलिखित में से सही नहीं है, ब्राजील में कॉफी बागानों को फेजेंडा कहते हैं। अरे ये तो आपको अच्छे से पता है कि ब्राजील में कॉफी बागानों को फेजेंडा कहते हैं। मलेशिया के रबड़ बागानों को एस्टेट कहते हैं। मलेशिया में जो रबड़ के बागान हैं उन्हें क्या कहते हैं? एस्टेट कहते हैं। क्यूबा में गन्ने के बागानों को फिनका कहते हैं। यह कथन गलत है, क्योंकि जो फिनका है वो कॉफी के बागानों को कहते हैं, लेकिन कहाँ पे? कोलंबिया में। फिनका कॉफी के बागानों को कहते हैं कोलंबिया में। तो इस प्रकार हमारा उत्तर क्या हो गया? हमें गलत बताना था, तो ऑप्शन सी। तो एक बार इसे याद करते हैं। फेजेंडा तो आपको याद है, लेकिन एस्टेट, प्रश्न आता है कि एस्टेट किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे? जो मलेशिया है, मलेशिया देश, उसके रबड़ के बागानों को, मलेशिया के रबड़ के बागानों को कहते हैं एस्टेट, ठीक है। और फिनका किसे कहते हैं? तो कोलंबिया में जो कॉफी के बागान होते हैं, कोलंबिया ब्राजील के पास से दक्षिण अमेरिका का एक देश है, कॉफी के बागानों को कहते हैं क्या? फिनका, ठीक है। अब क्यूबा में गन्ने के मैदानों को क्या कहते हैं बाद में? तो क्यूबा में जो गन्ने के मैदान है उनको तूती फुंदिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तूती फुंदिया। तूती फुंदिया का संबंध गन्ने से है, और कौन से देश से संबंधित है? क्यूबा से संबंधित है। तूती फुंदिया गन्ने से संबंधित और क्यूबा देश से संबंधित, ठीक है। मलेशिया के रबड़ के बागानों को एस्टेट कहते हैं, कोलंबिया के कॉफी के बागानों को फिनका कहते हैं, और ब्राजील वाला आपको वैसे भी पता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। जर्मनी का औद्योगिक हृदय स्थल, जर्मनी का इंडस्ट्रियल हार्ट कौन सा है? म्यूनिक, रूर, आक्सबर्ग या फिर एसेन औद्योगिक क्षेत्र। तो जर्मनी का जो रूर क्षेत्र है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, क्योंकि लोहा और कोयला उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ पे विभिन्न, क्योंकि ये दो चीज़ों की मात्रा पाई जाती है काफ़ी बड़ी मात्रा में, क्योंकि राय नदी वाला जो एरिया है जहाँ से यहाँ पे वो सप्लाई होती है, किसकी? या तो लोहे की या कोयले की। और एक कोयला यहाँ पे पाया जाता है काफ़ी मात्रा में, लोहे की सप्लाई वहाँ से हो जाती है। तो ये एरिया काफ़ी इंडस्ट्रियल तौर पर डेवलप हो रखा है, और कहीं भी कुछ डेवलपमेंट इस प्रकार दिखता है और जहाँ पे बड़ी मात्रा में जो खनिज कोयला पाया जाता है, तो हम कहते हैं ये यहाँ का रूर प्रदेश है। लेकिन एक्चुअली रूर का संबंध कहाँ से है? जर्मनी से है। तो ये हमारी जर्मनी कंट्री हो गई। इस प्रकार जैसे कोई बाज उड़ रहा है, इसकी साइज में है। अब इसका जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, जो नीदरलैंड से लगता हुआ भाग है, वो रूर प्रदेश कहलाता है। वो एरिया रूर प्रदेश है, और ये खनिज संपदा से काफ़ी डेवलप है, एडवांस है, और औद्योगिक क्षेत्र है ही, राय नदी का क्षेत्र है। अब देखो जर्मनी के बारे में बात करते हैं तो कौन कौन से देशों की, काफ़ी देशों की सीमा लगती है इसके साथ में। जैसे पोलैंड की लग रही है, चेक रिपब्लिक की लग रही है, ऑस्ट्रिया की लग रही है, लग्जमबर्ग की लग रही है, स्विट्जरलैंड की लग रही है, फ्रांस की लग रही है, ठीक है। बेल्जियम की भी इसके साथ सीमा साझा कर रहा है, डेनमार्क भी थोड़ी बहुत सीमा साझा कर रहा है जर्मनी के साथ में। तो जर्मनी है वो एक तरीके से सेंटर पॉइंट है पूरे यूरोप का, अगर बड़े बड़े देशों की बात करें तो उस संदर्भ में। और साथ ही साथ नॉर्दर्न सी के साथ भी जर्मनी अपनी सीमा बना रहा है, जो उत्तरी सागर उसके साथ सीमा बना रहा है। साथ ही एक प्रश्न ये बन सकता है कि क्या बाल्टिक सागर के साथ भी जर्मनी की सीमा बन रही है क्या? तो देखो बाल्टिक सागर के साथ भी जर्मनी की सीमा बन रही है,
ठीक है, तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखने, इन छोटे छोटे पॉइंट को आपको माइंड में रखना है। बाकी जर्मनी का जो हार्ट है, औद्योगिक हार्ट, वो किसे कहेंगे? रुhr क्षेत्र को। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वैश्विक तापमान में कितने प्रतिशत की भागीदारी रखती है? यानी वैश्विक तापमान की जो समस्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कितना योगदान है? तो बहुत बड़ा योगदान है, लगभग 60% योगदान है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है। तो देखो कुछ ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है? एक तो CO, एक CH, एक NO2 एंड नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं जिसे हम, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक जलवाष्प। ये क्या है? ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, CO2, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जलवाष्प। ये क्या है? मुख्य ग्रीन हाउस गैसें हैं। और ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा घटती है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है। निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने में इनमें कमी आती है, यानी उच्च अक्षांशों की तरफ जाएंगे, जैसे 90 डिग्री के आसपास जाएंगे तो उधर कार्बन जो जलवाष्प है वो कम होती जाएगी। अब वातावरण में जलवाष्प की मात्रा बढ़ने के कारण CO2 और अन्य हरितगृह गैसें भी इसके लिए उत्तरदायी है। जलवाष्प की मात्रा बढ़ेगी तो पौधों का वाष्पीकरण दर तेजी से बढ़ जाएगा, पौधों को अधिक पानी की आवश्यकता होगी, फिर पौधों की पारिस्थितिकी में नकारात्मक परिवर्तन होगा। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। लेकिन प्रश्न में सीधा सीधा क्या कह रखा है कि वैश्विक तापमान में कितने प्रतिशत भागीदारी है? वो CO2 की है, तो वो हो गई अपनी 60% भागीदारी CO2 की है वैश्विक तापमान में। और प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है? CO2, CH, मीथेन, N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और CFC। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, एक हो गया अपना जलवाष्प भी इसमें समाहित की जाती है। निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के लिए संकट कौन सा हो सकता है? भूमंडलीय तापन हो सकता है, प्राकृतिक वास का विखंडन, जैसे कोई एक एरिया विशेष में कुछ जाति नस्ल विशेष का प्राकृतिक वास है, उसका विखंडन करते हैं तो प्रभावित होगा, बिल्कुल होगा। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, यानी एक एरिया विशेष पे किसी दूसरी प्रजाति का आक्रमण होता था, वहाँ का जो इकोसिस्टम वो बिगड़ जाता है, तो ये कथन भी सत्य है। और शाकाहार को प्रोत्साहन, शाकाहार को प्रोत्साहन है ना, वो जैव विविधता के लिए संकट नहीं हो सकता। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या होगा? 1, 2, 3 इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखो प्रमुख दर्रे हैं, नीति दर्रा कहाँ पे, पेरीपंजाल कहाँ पे, जलेपला कहाँ पे, जाराला दर्रा कहाँ पे? तो देखो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। देख लेते हैं हम, नीति दर्रा है वो उत्तराखंड में। कहाँ पे नीति दर्रा? उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है, भारत और चीन के मध्य अवस्थित है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, जम्मू से कश्मीर को जोड़ता है। ये जलेपला दर्रा है, ये सिक्किम में अवस्थित है, गंगटोक को ल्हासा से जोड़ता है। और जाराला है वो लद्दाख में अवस्थित है। जाराला कहाँ पे? जाराला, यह लगा है ना जाराला, जाराला, तो जारा लद्दाख में भारत चीन की सीमा को, भारत चीन को कनेक्ट करता है। तो इस प्रकार आपको यह ध्यान रखना, नीति, माना और लिपुलेख। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे कौन कौन से? एक तो हो गया नीति, एक हो गया माना, एक हो गया लिपुलेख। ठीक है, रोहतांग कहाँ है? रोहतांग दर्रा, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, पीर पंजाल ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। जलेपला कहाँ पे? सिक्किम में। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख पर्वत चोटियों का क्रम उनकी ऊंचाई के अनुसार कम से ज्यादा की ओर। सबसे कम कौन सा है, उससे बाद उसकी ज्यादा कौन सा, ये बताना है हमें। तो देखो नामचा सबसे, देखो मकालू कितनी है? मकालू है नहीं, इसमें गलत दे रखा है, क्योंकि 8848.86 मीटर ये तो है अपनी एवरेस्ट। ठीक है, और इसमें अगर बाद में नंबर से देखें तो मकालू के बाद धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा और नामचा पर्वत क्रम से आएंगे। इसकी जो ऊंचाई दे रखी है उसको आपको ध्यान में नहीं रखना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा और नामचा पर्वत। तो इस प्रकार ये कम से ज्यादा से कम की तरफ है, मतलब टॉप से बॉटम की तरफ। जैसे ये हो गई, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई, इस प्रकार। तो सबसे ऊपर मकालू, मकालू से नीचे धौलागिरी, धौलागिरी से नीचे नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा से नीचे नामचा पर्वत। इन नामचा पर्वत की ऊंचाई सबसे कम है इनमें से, और मकालू की ऊंचाई सर्वाधिक है। ठीक है, कोलेरू झील कौन से राज्य में है? ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश या उत्तराखंड? तो कोलेरू झील है वो अपने आंध्र प्रदेश में। तो ये देखो भारत का नक्शा, इसमें हम आंध्र प्रदेश को इंडिकेट करने का प्रयास करते हैं, तो ये ऊपर तो तेलंगाना है और ये हो गया अपना प्यारा आंध्र प्रदेश। पहले आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक था, लेकिन बाद में इसे अलग कर दिया गया। और ये वाला जो यहाँ पे जो क्षेत्र है,
तेलंगाना आंध्र प्रदेश का लगभग बॉर्डर वाला एरिया है। यहाँ पे ये जो अपनी झील दिख रही है ना, ये कौन सी है? कोलेरू झील। अगर इसको इसमें इंडिकेट करने का प्रयास करते हैं तो ये जो झील दिख रही है ना आपको, ये कौन सी है? ये कोलेरू झील है। तो इस पर थोड़ी बड़ी जैसी झील है ये, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे है। और तो इस दोनों राज्यों में मान सकते हो, एक प्रश्न में दोनों राज्य एक साथ नहीं दे रखे होंगे। आंध्र प्रदेश देगा हो तो आंध्र प्रदेश ही दे रखा होगा। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं और आप हमारी मेहनत को समझ पा रहे हैं। अगर आपके लिए पॉजिटिव है, प्रॉफिटेबल है RS प्री एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो अभी आपको मुलान एकेडमी एप्लीकेशन पे जाना है। वहां पे आपको क्या करना है? RS सफलता सीरीज में एनरोलमेंट कर लेना है। कॉस्ट बहुत ही नॉमिनल है, लगभग 385 रुपये ऐसे कुछ लगेंगे आपके, और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है। बाकी कंटेंट का आपको शानदार मिल ही रहा है। 3 टेस्ट तो अपलोड हो चुके हैं और 4था टेस्ट 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। क्वालिटी यही रहेगी, क्वालिटी बेहतर से बेहतरीन ही होगी, कमजोर नहीं होगी, इससे आप निश्चिंत रहे। बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें।